ही देर में किया जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अचानक से अक्षत की तबीयत खराब हो गई है। वह जल्दी से अक्षत के वार्ड में जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि इस वक्त वहां पर उसके पापा और उसका छोटा भाई विवान मौजूद था। वह दोनों जैसे ही किया को देखते हैं तो तुरंत ही परेशान होकर किया की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा देखो ना, अक्षत को क्या हो गया है। उसे शायद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वजह से वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। जब किया अक्षत को चेक करती है तो वह पाती है कि अक्षत के शरीर में अचानक से दर्द बढ़ गया है। वह तुरंत ही कुछ दवाइयों को मंगाती है और फिर उसे इंजेक्शन में लेकर अक्षत के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम अक्षत को हो सकती है। लेकिन उसे यह भी पता था कि पॉइजन का असर इतनी जल्दी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। अक्षत की जान तो बच गई थी, लेकिन जिस तरह से उसके आंखों की रोशनी चली गई थी तो उसे डर था कि पॉइजन के असर से उसे और भी किसी तरह की दिक्कत ना होने लगे। उसे जल्दी से जल्दी मेडिसिन तैयार करनी होगी, वरना अक्षत को इससे खतरा बढ़ सकता है। और अगर उससे यह मेडिसिन जल्दी न मिली तो हो सकता है कि उसके आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब प्रिया को अपने भाई के लिए टेंशन होने लगती है। उसके पास बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं था। वह ठीक से अक्षत को एग्जामिन करती है और उसके बाद वहाँ खड़े अपने जूनियर डॉक्टर को कुछ बताती है। फिर उसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह जाने लगती है तो किया के पापा और उसका भाई तुरंत ही पूछता है कि अक्षत को क्या हुआ। लेकिन किया उन्हें कहती है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी अभी भाई की सर्जरी हुई है ना, तो शायद इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। इस वक्त किया अपने पापा और अपने छोटे भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन लोगों से झूठ बोल दिया था। लेकिन अमन, जो कि उसके पास ही खड़ा था, वह किया को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि किया शायद कुछ छिपा रही है, लेकिन वह अपने पापा और अपने छोटे भाई के सामने कुछ भी नहीं पूछ सकता था, इसलिए वह इस वक्त शांत रहने में ही सबकी भलाई समझी और वह चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। जब किया वहाँ से जाने लगी तो अमन भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही किया अपने केबिन में पहुँची तो तुरंत ही अमन भी उसके पीछे उसके केबिन में आ पहुँचा और उसने तुरंत ही किया से पूछा कि सिस्टर, क्या बात है, आप मुझे कुछ टेंशन में लग रही हो। लेकिन किया ने उससे भी टालने की कोशिश की। लेकिन अमन, वह इतनी आसानी से किया की बात तो मानने वाला नहीं था। उसने फिर से किया से इंसिस्ट किया कि वह उसे सब कुछ सच सच बताए। उससे छिपाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में किसी को तो भाई के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे अगर कभी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई तो वह सही सही
रिपोर्ट दे सके, क्योंकि हर वक्त किया यहाँ मौजूद नहीं रहेगी। किया को भी उसकी बात सही लगती है, तो वह बिना छुपाए अमन को सारी बातें बता देती है। लेकिन जैसे ही अमन किया की बातों को सुनता है तो वह भी टेंशन में आ जाता है और वह कहता है कि अब हम क्या करेंगे। किया उसे बताती है कि डोंट वरी, मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, जिससे हमें पता चलेगा कि 200 साल पुरानी जड़ी बूटियों का ऑप्शन किस देश में रखा जा रहा है। अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम उन जड़ी बूटियों को ले सकते हैं, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो, लेकिन हमें उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वह जड़ी बूटियाँ हमारे हाथ लग गई तो वह अक्षत की जिंदगी के लिए एक वरदान साबित होगी। उसकी बातों को सुनकर अब अमन को भी तसल्ली मिल गई थी कि अगर किया ने सब चीज़ों के बारे में पता लगाया है तो वह ज़रूर ही उसे हैंडल कर लेगी। लेकिन अमन उससे कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन किया उसे मना कर देती है। लेकिन अमन उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वह बार बार किया को जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब किया उसे बताती है कि तुम बिल्कुल मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम होगी, और आपको तो पता ही है कि मेरी टीम कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ रुक कर अक्षत भाई की देखभाल करें, क्योंकि यहाँ भी किसी का रहना बहुत ज़रूरी है। किया के मना करने पर अमन उसकी बातों को मान जाता है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं किया उसे बताती है कि उसे इस समय लेबोरेटरी में जाना होगा, क्योंकि उसे कुछ एक्सपेरिमेंट अभी करने हैं जो कि वह रोक दी थी, तो उसे फिर से उसे कंटिन्यू करना है, जिससे वह दवाई का आधा प्रोसेस पूरा कर सके, और बाद में जब वह उन जड़ी बूटियों को पा जाएगी तो वह उस प्रोसेस को पूरा कर लेगी। अमन को भी पता था कि इस समय किया को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह उसे जाने को कहता है। किया तुरंत ही बिना देर किए हॉस्पिटल में ही बने अपने लैब में चली जाती है और वह वहाँ पर अपना रिसर्च फिर से कंटिन्यू करती है। दूसरी ओर वहाँ विला में मान्य और उसके सारे दोस्त बैठे हुए थे। मान्य को पता चल चुका था अब तक कि जिस काम को वह कर रहा था वह सॉल्व हो गया है, यानी जिस हैकर को वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो वह यानी जिस काम को उसने लिया था करने के लिए, अब वह पूरा हो चुका है। उसे पता चल गया था कि यह काम बिना उसकी बॉस किया के और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए अब वह भी रिलैक्स होकर बैठ गया था। वह इस वक्त बिल्कुल फ्री था, तो उसने सोचा क्यों ना अभी यहाँ पर मैं फ्री हूँ तो कुछ एंजॉय ही किया जाए। लेकिन जब वह सब दोस्तों से बोलता है कि चलो हम कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, तो वह सब मान्य को डांट कर बैठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, पर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो और अपना मुंह बंद कर यहाँ बैठो, और अगर न बैठा जाता हो तो शांति से अपने कमरे में चले जाओ और अंदर से लॉक हो जाओ, वरना हम मार मार के तुम्हारा भर्ता बना देंगे। इस समय हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और तुम निठल्ले की तरह दिन भर बैठे रहते हो, इसलिए हमारी आंखों के सामने से दूर भाग जाओ।
इस समय यह सारी बातें निया और ईशा गुस्से में मान्य को सुना रही थी। उनका गुस्सा देखकर तो बेचारा मान्य डर ही जाता है। वह चुपचाप वहां से दौड़ लगा देता है अपने कमरे की ओर और सीधा जाकर अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेता है और बोलता है, बाप रे बाप, यह तो पूरी डायन बन चुकी हैं। यह इतनी ज्यादा खतरनाक है, इन्हें तो देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर 1 मिनट में और वहां रुक गया होता तो यह दोनों डायनें मेरा खून ही पी जाती हैं। मैं बेचारा बच्चा दिन भर इतना काम करता हूँ, लेकिन यह लोग मुझे निठल्ला कहकर ही बुलाती हैं। आने दो बॉस को, मैं इनकी शिकायत अगर ना करूँ तो मेरा नाम भी मान्य नहीं है। यह सब वह अपने मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। उस बेचारे को इन सब से बस डांट ही पड़ती थी। वहीं जब वह लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं किया के सारे दोस्त अपने अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि किया ने उन सबको कुछ काम बांट दिए थे, जिस वजह से वह लोग आपस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और अपना अपना काम जल्दी से पूरा कर ले। क्योंकि अब उस मीटिंग को होने में ज्यादा दिन बाकी नहीं थे, तो वह लोग भी अपने अपने काम पर लग गए थे। और वहीं दूसरी तरफ मान्य अपने रूम पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर वह गेम खेलता है, फिर इधर उधर टहलता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वह सोचता है क्यों न चल कर एक मूवी ही देख ली जाए। फिर वह अपने लैपटॉप पर मूवी देखने बैठ जाता है। बारी बारी से वह सारे मूवी को सर्च करता है और अचानक उसे सर्चिंग लिस्ट में मिलता है कि इस बार की हॉरर मूवी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जब वह ऐसा क्रेडिट पढ़ता है तो वह खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों न इस बार इसे ही पढ़ा जाए। यह सब और वह खुश होकर बोलता है क्यों न इस बार इस मूवी को देखा जाए। इतना कहकर वह मूवी को शुरू कर देता है। जैसे जैसे मूवी चल रही थी वैसे वैसे उसके डर का लेवल बढ़ रहा था, क्योंकि वह मूवी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वह मूवी को बंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका जो क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जब हम किसी मूवी को देखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बेचारा इसी आगे आगे के चक्कर में पूरी मूवी देख डालता है, लेकिन वह पूरी मूवी देखने तक में इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसके शरीर से पसीने निकल रहे थे। वह था तो बहुत ही बहादुर, उसने भी एक अच्छी ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन वह इसके साथ इससे ज़्यादा डरपोक भी था। और सबसे ज़्यादा तो वह भूत चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा डरता था। उस मूवी में कुछ ऐसे सीन थे जिसमें एक चुड़ैल थी और वह बार बार अपने प्रेमी को, जो कि उसको धोखा देकर मार डाला था, उसे परेशान करती है। हर जगह जहाँ जहाँ पर वह लोग डेट करने गए थे या घूमने गए थे, अपनी लाइफ को के कुछ पल उन लोगों ने बिताए थे। जब जब वह उसका बॉयफ्रेंड वहाँ जाता था तब तब वह उस जगह पर पहुंच जाती थी और उसे बहुत बुरी तरह से डराया करती थी। लास्ट में वह धीरे धीरे करके उसको मार देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है। बेचारा यह सब सीन देखकर तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी कि उसे
उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह भर भर कर इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर को कोस रहा था। पूरी मूवी देखते देखते उसने बेचारे उस डायरेक्टर को हजारों गालियां दे दी थी। वह तो बार बार कोस रहा था कि ऐसे घटिया घटिया प्लान उस डायरेक्टर के दिमाग में कैसे आ गए और इतना भयानक भयानक सीन उसने कैसे इस मूवी में डाल दिया। इसे तो देखकर आम लोगों को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मैं इतना बहादुर हूँ, जब मैं इसे देखकर इतना डर गया तो सोचो आम पब्लिक इसे कैसे देखेगी। अब इस बेचारे को कौन समझाए कि आम पब्लिक तुझ गधे से तो ज़्यादा ही निडर है, वह तुझसे तो ज़्यादा ही ब्रेव है, जो कि इस पूरी मूवी को देख चुकी है और अब यह ट्रेंडिंग लिस्ट में रन कर रही है। अब बेचारे की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वह तो टॉयलेट करने के लिए अपने वॉशरूम तक भी नहीं जा रहा था। उसने तो सीधा अपने बेड पर लेटकर कंबल तान लिया था, क्योंकि वह बिल्कुल भी अब बाहर अपना सर निकालकर देखने वाला नहीं था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर जोर जोर से कोई डोर नॉक करता है। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनकर उसका दिल धक धक करने लगता है और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उधर बाहर आयुषी डोर को पीट रही थी, क्योंकि खाना का टाइम हो गया था, पर वह अभी तक बाहर निकलकर नहीं आया था। आयुषी ने सोचा कि शायद वह सो गया होगा, इसलिए वह दरवाजे को अब और जोर जोर से पीटने लगी। इधर जैसे ही उसकी आवाज़ तेज हुई, उसे उस मूवी का सीन याद आने लगा जिसमें बहुत ही भयानक म्यूजिक चलती थी, जो कि इसी तरह दरवाजे को पीटने की आवाज़ होती थी, जिसमें वह चुड़ैल उस अपने बॉयफ्रेंड को इसी तरह डराया करती थी। यह सब तुरंत ही उस मान्य के दिमाग में चलने लगता है और अब तो उसके पसीने ही छूट जाते हैं। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उधर आयुषी दरवाज़ा पीटते पीटते थक जाती है तो वह जोर से चिल्लाती है, कुत्ता कहीं का मर गया क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा है? दरवाज़ा पीटते पीटते तो मेरा हाथ भी दर्द करने लगा और तू है कि अपना पेट पूजा करने भी बाहर नहीं आया। जा मर जा, मेरा क्या जाता है, मैं जा रही हूँ खाने। अगर भूख लगी होगी तो उठ के चला आना, वरना मर वहीं कमरे में। आयुषी का इस समय टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। वह कब से आवाज़ लगा रही थी और कब से दरवाज़ा पीट रही थी, पर वह था कि जो जवाब ही नहीं दे रहा था। इस वजह से आयुषी के जो भी मुंह में निकला वह उसे सुनाकर चली गई। उधर जब मान्य को रियलाइज हुआ कि यह तो आयुषी की आवाज़ है, तब जाकर उसके जान में जान आया और वह धीरे से ब्लैंकेट को अपने मुंह से हटाता है और अपने चारों तरफ देखता है। उसे लग रहा था कि अभी भी कहीं चुड़ैल उसके आसपास न हो। वैसे तो जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है कि भूत और चुड़ैले हमारे अगल बगल खड़े होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ते। यही सब सोचकर वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरे भी अगल बगल चुड़ैल आत्माएं खड़ी होंगी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, पर मैं तो उन्हें दिखाई दे रहा हूँ। वह बेचारा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चुपचाप धीरे धीरे चुपके चुपके कमरे से बाहर आता है और सीधा 100 की स्पीड लगाता है और जाकर डाइनिंग टेबल के पास रुकता है। उसे इस तरह भागता हुआ देखकर अब सभी की नज़र उस पर जाती है और वह कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो? वह अब सबसे क्या बताता कि उसे डर लग रहा है, इसलिए वह कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं काफ़ी देर से बैठा था तो मेरे पैरों में
चिंगड़न आ गई थी जिसे मैं सीधा करने के लिए दौड़ लगा रहा हूँ। यह सब सुनकर उन लोगों के तो मुंह ही बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ देख लिया है और वह मान्य को कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। इधर मान्य भी शांति से जाकर उनके बगल में बैठ जाता है और वह चुपचाप खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद सबका खाना खत्म होता है और सब अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मान्य की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वह अपने रूम की तरफ जाए। तभी वह मान्य बोलता है कि क्यों ना आज मैं तुम लोगों के साथ सो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूं और मुझे अपने रूम में नींद ही नहीं लग रही है। अब बेचारा कैसे सबको बताए कि उसे अपने रूम में डर लग रहा है, इसलिए उसने ऐसा बहाना बना दिया। वहीं उसकी बातों को सुनकर सबका तो मुंह ही बन जाता है। कोई भी उसे अपने साथ सुलाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह बड़े अटपटे ढंग से सोता था और भला वह लोग उसे क्यों अपने साथ सुलाएं जब उसके पास उसका खुद का रूम है। तभी निया उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि गधे, तू जाके शांति से अपने रूम में सो जा, वरना इतना मारूंगी कि तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। भला तुझे कोई क्यों अपने रूम में सुलाएगा? क्या तेरे पास तेरा अपना खुद का रूम नहीं है? वहीं मान्य उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी दीदी, प्लीज़ मुझे आज अपने पास सुला लो ना। उसकी बातों को सुनकर तो निया का मुंह ही बन जाता है। वह उसके सर पे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि बेवकूफ़ है क्या, मैं भला तुझे क्यों अपने पास सुलाऊं? अरे मुझे सुलाना होगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास सुलाऊंगी, तुझ जैसे निकम्मे को मैं क्यों सुलाने लगी। उसकी बात को सुनकर अब सभी तो उसका मुंह देखने लगे कि यह पागल लड़की क्या बोल रही है। तो जब निया देखती है कि सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, तो वह बोलती है कि अरे तुम सब मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो, जैसे तुम लोगों को पता ही नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड साथ में सोते हैं और क्या क्या करते हैं। हाय, मैं कब अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोऊंगी और वो सब करूंगी। इतना कहकर वह तो अपनी ही दुनिया में खो जाती है। पर उसकी इस बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अब तो सबका मुंह ही खुल जाता है कि तू कब से इतनी बेशर्म हो गई, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तुरंत ही आयुषी निया से पूछ लेती है, लेकिन जैसे ही निया उसकी बात को सुनती है तो वह शर्माने लगती है। वह भला इतनी भोली भाली तो नहीं थी कि वह किसी से झूठ बोलेगी। वह तो एकदम बिंदास रहने वाली लड़की है। वह झूठ बोलने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। उसने तपाक से बता दिया कि हाँ, मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैंने उसके साथ कूची कूची भी कर लिया है। उसकी बातों को सुनकर तो सब अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, यह सब कब हुआ और हम सब कहाँ थे? तो वह कहती है कि अरे तुम सब चाहे जहाँ रहे हो, मुझसे क्या मतलब, पर मैं तो उसके साथ थी और जानते हो उसके साथ जब मैं रहती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कहकर वह अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर शर्माने लगती है। तभी ईशा उसके पास जल्दी से जाती है और उसका हाथ हटाकर बोलती है कि तू सच सच बता, हम लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है? वैसे भी तेरी आदत तो ऐसी ही है, तू पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्लर्ट करती फिरती है और हम लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाती है। तो अब की बार निया उससे कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं इस बार 100% सच कह रही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत अपने सर पर कसम खाने के लिए अपना हाथ रख लेती है। अब सब लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। क्या सच में तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया? वह अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। तो आयुषी पूछती है कि वह कौन है? निया बोलती है कि अभी तो यह सीक्रेट है,
जब तुम लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलाओगी तब मैं बता दूंगी। तभी ईसा उसे डांटते हुए कहती है कि बेवकूफ़ है क्या, हम लोग तेरे तरह फ्लर्टी हैं क्या जो हमारे पास बॉयफ्रेंड होगा। हम सब तो बिल्कुल सिंगल हैं, एकदम से कुंवारे 100%। तो वह कहती है कि अरे ठीक है, सिंगल कब तक रहोगी, मिंगल हो जाओ, क्योंकि मिंगल होने में बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी इस बेशर्मी भरी बातों को सुनकर तो सब के सब परेशान हो जाते हैं। वहीं मान्य का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह कहता है कि तुमने क्या कहा। तो वह मान्य का मुंह बंद करते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम अभी बच्चे हो और हमारी बातों में इंटरेस्ट मत लिया करो। जाओ जाओ जाकर सो, क्योंकि हम सबको बच्चों से बात नहीं करना है। उसकी बातों को सुनकर मान्य चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम मुझे बच्चा क्यों कह रही हो, तुम कौन बूढ़ी हो गई हो, तुम तो मुझसे 1-2 साल ही बड़ी हो, फिर भी बार बार मुझे बच्चा कहकर बुलाती हो। तो निया बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलती है कि हाँ, फिर भी मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, और तुम छोटे हो इसलिए तुम बच्चे हो। जब तुम मेरे बराबर हो जाओगे तब तुम बड़े कहलाओगे। तो वह कहता है कि हाँ हाँ, तुम तो हमेशा ही मुझसे 1-2 साल बड़ी ही रहोगी, इसका मतलब मैं बूढ़ा होते वक्त भी तुम्हारे सामने बच्चा ही रहूँगा। निया भी उसे कहती है कि हाँ हाँ, अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही कह दिया, मेरे मन की बात तुमने बोल दी। सच में तुम बूढ़े हो जाओगे फिर भी मुझसे छोटे ही रहोगे, यानी तुम बच्चे ही रहोगे। मान्य उसे गुस्सा होकर आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगता है। वहीं उन सब की बातों को सुनकर अब आयुषी फिर से निया से पूछने लगती है, अरे यार बताना कौन है आखिर में वो, हम लोग भी तो जाने कि तुमने किस बंदे को पटाया है। वैसे भी तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो या फिर माजरा कुछ आगे बढ़ेगा। तभी निया बोलती है कि नहीं नहीं, इस बार मुझे उससे सच्चा प्यार हुआ है, वो सच्चे प्यार वाली फीलिंग आती है उसके साथ मुझे। मैं अब की बार गॉड प्रॉमिस फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्ची सच्ची उसको प्यार करने लगी हूँ। उसकी बातों को सुनकर ईसा जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है और कहती है कि कोई और कहता तो एक बार मुझे यकीन था, पर तू बोल रही है ना तो इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। अरे प्यार की परिभाषा भी तुझे पता है। निया उसकी बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है कि क्यों नहीं पता है, अरे तुम लोगों को कभी प्यार हुआ ही नहीं तो तुम लोग क्या जानो। जब प्यार होता है तो दिल जोरों से धड़कता है और हमें हर तरफ वही ही दिखाई देता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस लगता है कि एक जगह शांति से पड़े रहें और उसके ख्यालों में डूबे रहें। और जब भी हम सोते हैं तो हमें सपने में भी वही दिखाई देता है, और जब उठते बैठते सोते जागते समझ लो सब जगह बस हमें वह दिखाई देता है। यानी वह हमारे दिल में इस तरह बस जाता है कि चारों तरफ हमें बस उसी की परछाई दिखती है, और जब भी उसकी याद आती है तो हमारा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। और यह फीलिंग्स इतनी अद्भुत होती है कि मैं तो उसे बयान ही नहीं कर सकती हूँ। वह लगातार प्यार के लिए लेक्चर दिए जा रही थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर तो मान का चेहरा ऐसा बना था मानो उसे बिजली का झटका ही लग गया हो। तभी निया कहती है कि जानते हो, जब हमें उससे प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और हम बस उसे ही देख पा रहे हैं, उसके अलावा तो हमें कोई नहीं दिख रहा है।
और इसी तरह पता नहीं क्या क्या निया अपने दिल की बात उन लोगों को बताती है, पर मान के तो कानों में अब कुछ नहीं जा रहा था सिवाय उसके उन शब्दों के कि हमारा दिल जोरों से धड़कता है और हर तरफ हमें बस वही दिखाई देता है, चाहे जिधर हमारी नज़र जाए वह हमें दिखता है और सपने में भी हमें दिखता है। इस समय बेचारा मान वह तो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं था, वह बिल्कुल बुत बने वहाँ खड़ा था। धीरे धीरे सब लोग अपनी बातें खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मान वहाँ खड़ा था। अचानक से आयुषी उसे जोर से आवाज़ देती है और कहती है कि तुम यहाँ भूत की तरह क्यों खड़े हो, जाओ जाकर अपने रूम में चुपचाप सो जाओ और खबरदार से जो किसी को रात में डिस्टर्ब किया तो, क्योंकि हम सबको सुबह बहुत ही अर्जेंट काम करना है और तुमने अगर हमें परेशान किया और हमारी नींद खराब हुई तो सोच लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इतना बोलकर उसे धमकाते हुए आयुषी वहाँ से चली जाती है। वहीं मान जब अपने चारों तरफ देखता है कोई नहीं है तो वह जोर से अपने कमरे की ओर दौड़ लगा देता है और जाकर सीधा कमरा बंद कर लेता है और आकर अपने बेड पर लेट जाता है। अब मान के कानों में बस निया की बातें ही घूम रही थी और वह अपनी आंखों को बंद करता है तो अचानक उसे उसी चुड़ैल का सीन याद आता है। फिर वह डर कर अपनी आंखों को खोल लेता है और जैसे अपनी आंखों को खोलता है तो वह उसे अब अपने आसपास वह चुड़ैल नजर आने लगती है। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। तो वह सोचता है क्या मुझे इस चुड़ैल से प्यार हो गया है। हे भगवान मुझे बचा लो, मैं ऐसी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निया ने तो बताया था कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हर जगह वही हमें दिखाई देता है और हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है जब जब मुझे यह चुड़ैल दिखाई देती है और जब जब मेरे सपनों में यह चुड़ैल आती है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो भी यह चुड़ैल मुझे दिखाई देती है और मेरे दिल की धड़कन भी इतनी तेज हो जाती है। इसका तो यही मतलब हुआ कि मुझे इस चुड़ैल से प्यार हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वह जोर जोर से अपने कमरे के अंदर चिल्लाने लगता है, मैं एक चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता हूँ। हे गॉड मुझे बचा लो, मैं चुड़ैल से प्यार नहीं करूँगा। मुझे तो अपने ख्वाबों के लिए एक खूबसूरत सी परी चाहिए थी, पर कब यह चुड़ैल से मुझे प्यार हो गया। अब उस बेचारे माने को कौन बताए यह प्यार नहीं बल्कि डर था। उसके दिल की धड़कन तो डर की वजह से धक धक करता था, पर उसे तो बस निया की इतनी ही बातें समझ आई थी कि प्यार होता है और वह दिखता है और वह दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगता है। यहाँ तो यार माने की बेवकूफ़ी का अंत ही नहीं था। वह बेचारा पूरी रात यही सोचते सोचते सो नहीं पाया और अपने ब्लैंकेट के अंदर बस हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहा और भगवान से प्रे करता रहा कि हे भगवान इस चुड़ैल से कह दो कि वह मुझसे प्यार न करे, और हाथ जोड़कर बार बार बीच बीच में बोलता रहा, हे चुड़ैल महारानी आप मुझसे प्यार मत करो, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो अपनी तरह एक मासूम सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची से प्यार करना है। मैं आप जैसी बड़ी सी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे छोड़कर चली जाओ। बेचारा उस मूवी को देखकर इस कदर डर चुका था कि उसका तो बेचारे को क्या पता था कि यह मूवी नहीं उसके जी का जंजाल बनने वाली है। वह किसी तरह पूरी रात बिताता है और जैसे ही सुबह होता है वह तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकल जाता है। उसे इस वक्त अपने रूम में इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वह एक पल के लिए भी अपने रूम में नहीं रहना चाहता था। उसे तो लग रहा था कि वह अगर इस रूम में रहा तो
यह चुड़ैल उसके पास हमेशा रहेगी और हो सकता है कि इस रूम के बाहर वह नहीं निकल सकती, इसलिए जाते जाते उसने अपने रूम को भी अच्छे से लॉक कर दिया था। जैसे ही वह बाहर आता है तो देखता है सुबह सुबह ही वहाँ किया आ गई थी। किया रात भर अपने लैब में रिसर्च करती रही और सुबह होते ही वह तुरंत यहाँ आ गई थी, क्योंकि आज उन लोगों को उस सीक्रेट मीटिंग के लिए निकलना था, जो कि उसने पूरी तैयारी करने के लिए अपने दोस्तों से कह दिया था। उसी का वह इस समय जानकारी ले रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर तेजी से मान आता है और वह किया से जाकर लिपट जाता है। किया उसे इस तरह से देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और मान्य उसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है। किया को लगता है कि मान्य को क्या हो गया, वह तो डर जाती है। वह तुरंत ही पूछती है कि मान्य क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। वह कुछ भी नहीं बोलता है। जब वह मान्य को अपने गले से दूर करती है तो देखती है कि उसकी आंखें पूरी सूजी हुई थी और उसके लंबे लंबे आंसू बहा रखे थे। लगता है कि वह रात भर नहीं सोया था। किया घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वहीं उसके सारे दोस्त भी जब मान्य की ऐसी हालत देखते हैं तो वह भी घबरा जाते हैं। वह हमेशा मान्य को डांटते रहते थे, लेकिन फिर भी उसे अपना छोटा भाई ही समझते थे। उन सब में बहुत ज़्यादा प्यार था। जब मान्य की ऐसी कंडीशन देखते हैं तो वह भी डर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम तो शाम तक बिल्कुल ठीक थे, फिर रात में ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से हो गए हो। वहीं मान्य तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब किया जोर से मान्य को डांटती है और कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ। तब जाकर मान्य बोलता है कि मुझे चुड़ैल से प्यार हो गया है और वह मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। उसकी ऐसी अटपटी बातों को सुनकर सब तो मान्य को ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। वहीं किया को भी समझ नहीं आ रहा था कि मान्य क्या बोल रहा है। वह उसे डांटते हुए पूछती है कि ऐसा क्या बोल रहे हो तुम, भला किसी को चुड़ैल से प्यार कैसे हो सकता है और तुम्हें किस चुड़ैल से प्यार हो गया। तब मान्य उसे सारी बात बताता है कि रात में उसने एक मूवी देखी थी। उस मूवी का नाम बताता है और कहता है कि वह मूवी मैंने देखी थी। फिर उसके बाद वह निया की ओर इशारा करता है और कहता है कि फिर निया ने मुझे बताया कि जब किसी से प्यार होता है तो हमारा दिल जोरों से धड़कता है और हमें हर तरफ वही दिखता है। तुम्हें पता है किया, जब मैं सो रहा होता हूँ या जाग रहा होता हूँ हर तरफ मुझे वह चुड़ैल ही दिखती है और जब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे उस चुड़ैल से प्यार हो गया है। मुझे उस चुड़ैल से प्यार नहीं करना है, मैं ऐसी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वह फिर से रोने लगता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब सब तो अपना सर ही पीट लेते हैं और वहीं निया तो हंस हंस कर लोटपोट होने लगती है। उसकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर मान्य अब चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, तुमने तो एक हैंडसम से लड़के को पटा लिया और अब मेरे लिए हंस रही हो। इतना कहकर वह निया को मारने के लिए दौड़ जाता है। वहीं निया जो कि हंस हंस कर बेहाल हो रही थी खुद को नहीं बचा पाती और मान्य उसे पीटना शुरू कर देता है। वहीं निया उसे कहती है रुक जा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, तब तुझे चुड़ैल से प्यार नहीं होगा। इतना सुनकर मान्य तुरंत ही रुक जाता है और कहता है कि हाँ जल्दी बताओ, मैं कैसे उस चुड़ैल से छुटकारा पाऊँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं करना है। वहीं उसकी इतनी बेवकूफ़ी भरी बातों को सुनकर किया को तो गुस्सा ही आ जाता है और वह मान्य को जोर से डांटती है और कहती है बेवकूफ़ कहीं के, यह प्यार नहीं होता है, यह तो तुम्हारा डर है जो तुमने उस भारत मूवी को देख लिया था और तुम डर गए थे। इस वजह से जब भी तुम्हें
इस वजह से तुम बार बार उस सीन को याद कर रहे थे जिस सीन को देखकर तुम ज़्यादा डर गए थे। और जब तुम डर जाते थे तब तुम्हारे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी। इसे प्यार नहीं कहते हैं, बेवकूफ़ इंसान, इसे तो डर बोलते हैं। तुम यानी उस मूवी को देखकर डर गए थे, इसे तुम्हें प्यार नहीं हुआ था उस चुड़ैल से, बल्कि तुम उस चुड़ैल से डर गए थे। इसलिए कहती हूँ कि इस तरह की फिल्में मत देखा करो। जब मान्य किया की बातों को सुनता है तब जाकर वह रिलैक्स होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर किया बोल रही है तो सब कुछ सही ही बोल रही है। क्योंकि किया कभी किसी से मजाक नहीं करती थी, वह बहुत सीरियस होती थी। अब जाकर मान्य के दिल को चैन मिलता है और उसकी जान में जान आती है और वह किया के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, थैंक यू दी, आपने तो मुझे बचा लिया उस चुड़ैल के प्यार में पड़ने से, वरना मेरी जिंदगी का क्या होता। किया तो अब की बार अपना सर ही पीट लेती है और कहती है, मान्य तुम कब बड़े होगे, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, कभी कोई चुड़ैल से भी प्यार कर सकता है। तो मान्य बताता है कि हाँ, मैंने एक मूवी में देखा था कि हीरो को एक चुड़ैल से प्यार हो गया था। किया उससे जोर से डांटती है और कहती है कि खड़े हो जाओ। तब वह खड़े हो जाता है और वह उसे कहती है कि जाके पूरे विला के 100 चक्कर लगाओ, क्योंकि किया को इस समय मान्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका यह जो चुड़ैल वाला भूत था उसे भी तो उतारना था। मान्य उसकी बात को सुनकर रोनी सी सूरत बना लेता है, क्योंकि वह पूरी रात नहीं सोया था। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन किया का आर्डर था तो आर्डर था, उसे जाना ही पड़ेगा। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और वह विला के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। विला बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा एरिया में बना था। उसके 10 चक्कर मारते ही तो मान्य को बेहोशी आने लगती है। इस तरफ किया का सीन देता है, वह अब फिर से सबके साथ बैठकर सीरियस हो जाती है और उस मीटिंग के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन लोगों को शाम को निकलना था, इसलिए वह सब पूरी तैयारी कर रहे थे। क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती से उन लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती थी। इस वजह से वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ मयंक और ईशान को भी मयंक और रेहान को भी इस मीटिंग के बारे में पता चल चुका था। वह लोग भी यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को भी जानना था कि नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। क्योंकि इस मीटिंग में कुछ इलीगल कामों के भी चर्चे होने थे और इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ड्रग्स सप्लाई होना है और वेपन का सप्लाई होना है। इन सब के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा होने वाली थी। सो इन लोगों का जाना भी निश्चित था, पर यह सब एक दूसरे से अनजान थे। ना तो किया को रेहान के काम के बारे में पता था, ना तो रेहान को पता था कि किया भी वहां जाने वाली है। उसे तो लगा कि किया इस समय रिसर्च पर बिजी है, इसलिए वह लोग आराम से वहां जा सकते हैं। यही सब सोचकर वह सोचता है कि पहले एक बार किया से बात कर ली जाए। उसे इस वक्त किया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने किया को फ़ोन लगा दिया। उधर से किया ने जब कॉल रिसीव किया तो रेहान की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में गई। एंजल, क्या कर रही हो, क्या तुम फ्री हो? तभी किया बताती है कि नहीं, आज वह बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसे बहुत सारे काम करने हैं। रेहान को भी पता था कि वह फ्री नहीं होगी, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं,
तुम जल्दी से अच्छत के लिए दवाइयाँ बना लो, फिर हम सब एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसकी बात को सुनकर किया भी हाँ कह देती है। वह कहता है कि क्या तुम अभी थोड़ी देर तक मुझसे बात कर सकती हो? किया कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम बात करो। तो वह कहता है कि वैसे इस वक्त तुम क्या कर रही हो? किया उससे झूठ नहीं बोलती है और कहती है कि मैंने रात भर लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, इस वजह से मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी और इस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी, इसलिए आराम करने के लिए आई थी। तो रेहान को अफसोस होने लगता है और वह उससे सॉरी कहने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इस वक्त आराम करने जा रही हो। चलो ठीक है, तो मैं कॉल को कट कर देता हूँ और तुम आराम कर लो। किया उसे मना करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकते हो। रेहान को अच्छा लगता है कि किया ने उसकी बातों का रिस्पेक्ट किया और वह उससे फिर प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देता है। किया भी थोड़ी देर उससे बातें करती है और फिर थोड़ी देर बाद रेहान किया को ज़्यादा नहीं परेशान करना चाहता था, इस वजह से कॉल को कट कर देता है और कहता है कि तुम आराम करो, इस वक्त तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है और खाना टाइम पर खा लेना। यह कहना रेहान बिल्कुल भी नहीं भूलता था, क्योंकि उसे किया की बहुत परवाह थी। वह अपनी एंजल को बिल्कुल भी परेशान होता नहीं देख सकता था। वहीं किया उसके इस डिजास्टर को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी और खाना भी मैंने टाइम पर खा लिया था। यह कहकर वह भी कॉल को कट कर देती है। रेहान उसे लास्ट में कुछ तो बोलना चाहता था, पर उसे सही नहीं लगा अभी कुछ भी बोलना, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, कॉल कट कर देता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है, जिसके वॉल पर किया की ही खूबसूरत सी फोटो लगी थी। वह उसे देखकर चूम लेता है और कहता है कि मेरी स्वीट सी एंजल, तुम कितनी प्यारी हो, कब तुम मेरे पास आओगी और कब हम एक साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे? मैं उस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यह कहकर वह फ़ोन को अपने दिल के पास लगा लेता है और महसूस करने लगता है कि मानो उसने किया को ही अपने सीने से लगा रखा है। इधर तभी मयंक उसके केबिन में आता है और वह रेहान को इस तरह खड़ा देखकर उसे चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगता है कि वह क्या कर रहा है और इस तरह पोज बनाकर क्यों खड़ा है। तभी रेहान को महसूस होता है कि मयंक क्या कर रहा है, तो वह अपनी आंखें खोलकर उसे घूरने लगता है और अपनी रूडली वॉइस में बोलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो? तो मयंक उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इस तरह क्यों खड़े थे और क्या कर रहे थे। वहीं रेहान कहता है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। उसके ताने को सुनकर मयंक को गुस्सा आ जाता है, पर गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही तुरंत ही उसे अपनी वाली का याद आने लगता है और उसका चेहरा उसके सामने घूमने लगता है, जिससे उसके होठों पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर रेहान तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उसे टीस करते हुए कहता है कि क्या हुआ, आजकल तुम बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने लगे हो। शायद लगता है कि तुम्हें कोई मिल गई है जिसे तुम सबसे छिपा कर रखे हो। अब थोड़ा बताओगे भी कि तुम्हें कौन मिल गया है? उसकी बातों को सुनकर मयंक बिल्कुल ही चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर रेहान
मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम हो सकता है जिंदगी भर श्योर ही ना रहो और तब तक वह कोई और श्योर हो जाए और तुम्हारी वाली को ले जाए। इतना कहकर वह अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। मयंक को उसकी बातें सही लगती है और वह सोचने लगता है कि सच में मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए, वरना मेरी वाली को कोई दूसरा उठा ले गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मुंह ही देखता रह जाऊँगा। इतना सोचकर वह भी चुप हो जाता है। तभी रेहान उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या करने आए थे। तो मयंक तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और उससे बताने लगता है कि वो बात करनी थी कि हम लोग कब निकलेंगे, क्या तैयारी पूरी हो गई है। रेहान उससे कहता है कि हाँ, तैयारी तो पूरी हो गई है और हम जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा वक्त पहले ही वहाँ जाएंगे, जिससे वहाँ के सिचुएशन का जायज़ा ले सके और हमें पता चल सके कि वहाँ की कंडीशन क्या है और हमें किस तरह से अंदर इंटर करना होगा। बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस समय आने दो, हम निकल जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भी मयंक कहता है कि ठीक है, तब फिर तुम मुझे कॉल कर देना, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। इतना कहकर मयंक वहाँ से चला जाता है। वहीं रेहान फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वह कैसे क्या करेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में अक्षत को होश आ चुका था। वह आंखों से देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह वहाँ पर सभी लोगों को महसूस कर पा रहा था कि कौन कौन है वहाँ पे। वहीं मयंक, विवान और उसके पापा इस समय अमन, विवान और उसके पापा इस समय वहाँ मौजूद थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसके आंटी अंकल भी आ जाते हैं और वह जैसे ही अंदर आते हैं तो वह अक्षत को देखकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह लोग भी अपने बच्चे की तरह अक्षत को प्यार करते थे। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसकी आंटी तो रोने ही लगती है और कहती है, मेरा बच्चा क्या हो गया, इसे किसकी नज़र लग गई है। मेरे मासूम से बच्चे को, हंसते खेलते बच्चे के साथ यह क्या हो गया। वहीं उसके अंकल भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम कैसे हो। अक्षत उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी वह पूछते हैं कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। अक्षत कहता है कि नहीं, अभी मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, इस वजह से मैं रिलैक्स हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तभी मैं अमन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, आप कहाँ थी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। तब उसकी माँ बताती है कि हम लोग बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका गए हुए थे, जहाँ पर हमें पता चला तो हम तुरंत ही अपनी फ़्लाइट बुक करके यहाँ के लिए निकल गए थे। इस वजह से हमें आने में देर हो गई थी। अगर हम यहाँ होते तो बिल्कुल भी हम देर ना करते, तुरंत ही पहुंच जाते। वहीं अमन उन्हें कहता है कि ओ माँ, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपने जानबूझकर देरी नहीं किया है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर अब उसकी माँ भी थोड़ा शांत हो जाती है, पर वह अक्षत को देख रही थी कि अक्षत की कंडीशन कैसे हो गई है। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, जिस पे बैंडेज लगा हुआ था और पट्टियाँ बंधी हुई थी। वह उसे देख नहीं पा रही थी। वह अक्षत से बहुत प्यार करती थी। बहुत ही कम होता था जब अक्षत इंडिया आता था, और वह जब भी आता था तो अपनी चाची के साथ अच्छा वक्त बिताता था। इसी वजह से उसकी चाची और उसका लगाव भी ज़्यादा था। वहीं वह अमन और विमान को कहती है कि तुम दोनों जाकर
थोड़ा आराम कर लो, हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अमन और विमान दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं माम आप अभी अभी यहाँ आई हो, इसलिए आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद आ जाना, तब फिर हम लोग चले जाएंगे और आप अच्छत भाई की थोड़ी यहाँ पर देख रेख भी कर लेना, जिस वजह से अच्छत भाई को भी अच्छा लगेगा। उसकी माँ भी उसकी बातों को मान लेती है, क्योंकि वह अगर अभी रुकी तो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी, लेकिन वह अगर थोड़ा सा घर जाकर फ्रेश हो जाएगी और रिलैक्स हो जाएगी तो वह पूरा दिन अच्छत के साथ रुक सकती थी। इसलिए वह थोड़ी देर वहाँ रुकती है और बातें करती हैं, और फिर उसके बाद वो और उसके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वह जाते जाते बोल जाती हैं कि मैं आऊँगी तब यहाँ कोई नहीं रुकेगा, मैं अच्छत के साथ अकेले ही रहूँगी, मैं उसका ध्यान रख लूँगी। उसकी बातों को भी सब मान जाते हैं और वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं अमायरा, जो कि अभी भी अपनी पार्टियों में व्यस्त थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही वह लोग घर आते हैं तो अमायरा को पूछते हैं, लेकिन अमायरा का तो कोई अता पता ही नहीं था। उसकी माँ को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अमायरा के डैड को भी अमायरा के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में वह कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है, उसके भाई की कंडीशन इतनी ख़राब है और वह अपनी दुनिया में ही व्यस्त है। हालांकि उसकी माँ और पापा को अच्छे से पता था कि अमायरा किस टाइप की लड़की है। उसे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब होता था और पैसों से मतलब होता था। उसके पास पैसा है तो वह किसी की भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता था तो वह किस तरह से पैसा पाने के लिए सबके सामने मासूम और भोली बनने का एक्टिंग करती थी। लेकिन वह ऐसी नहीं थी। उसके पापा अशोक और उसकी माँ सायरा अपनी बेटी की हरकतों को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उसके तीनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। इस वजह से उसे भी इनके बुरे वक्त में उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन अमायरा की घटिया हरकतों की वजह से अब उसकी माँ सायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत ही अमायरा को फ़ोन लगाती है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा का फ़ोन बार बार बज रहा था, पर वह तो पार्टी करने में व्यस्त थी। तभी अमायरा की दोस्त उससे बोलती है कि अमायरा तुम अपना फ़ोन रिसीव कर लो, हो सकता है किसी का अर्जेंट कॉल हो, वह बार बार तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रहा है। लेकिन अमायरा उसे इग्नोर करती है और कहती है कि चिल यार, एंजॉय करो, इन लोगों का तो काम ही होता है हम बच्चों को परेशान करना, पता नहीं क्यों नहीं हमें सुकून से जीने देते हैं। इतना कहकर वह फ़ोन को इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ देखती है कि फ़ोन को अमायरा नहीं उठा रही है तो उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। उन्हें शांत करते हुए अशोक जी कहते हैं कि मैं ट्राई करता हूँ, आप शांत हो जाइए। इतना कहकर वह भी अब अमायरा को फ़ोन लगाने लगे थे। इस बार फिर से उसकी सहेली कहती है कि अमायरा अब की बार तुम्हारे डैड तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, शायद कुछ ज़रूरी काम होगा, इसलिए तुम फ़ोन रिसीव कर लो। जब अमायरा देखती है कि उसके डैड का कॉल है तो वह अब की बार इग्नोर नहीं कर सकी, क्योंकि अगर उसने इग्नोर किया तो जिन पैसों से वह अय्याशी कर रही है वह उसे कौन देगा। इस वजह से वह तुरंत ही कॉल को रिसीव करती है। लेकिन जैसे ही कॉल रिसीव होता है अशोक जी के कानों में गाने और म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देता है। वह तुरंत ही जान जाते हैं कि अमायरा इस समय क्लब में गई हुई है और एंजॉय कर रही है। वह अमायरा को वहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। अमायरा उनकी बात को सुनकर वहां से थोड़ी दूर आती है। अब वह अमायरा को डांटते हुए कहते हैं कि अच्छत के साथ इतना कुछ हो गया, तुम एक बार भी उसे देखने नहीं गई हो।
वहीं वह जैसे ही सुनती है कि अक्षत भाई के साथ कुछ हुआ है तो वह कंफ्यूजन में पूछती है कि पर पापा अक्षत के साथ क्या हुआ है। वह उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अक्षत का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और तुम हो कि एंजॉय कर रही हो, तुम्हें थोड़ा भी शर्म है। तुम्हारे दोनों भाई वहां पर गए हुए हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बार तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। बस पैसे मांगने के लिए तुम तैयार रहती हो, लेकिन जब आज तुम्हारे भाई की कंडीशन ऐसी है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि तुम्हें जाना चाहिए। अमायरा अब चुप हो जाती है। वैसे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मरे या जिए, लेकिन अगर वह नहीं गई तो उसका भाई उसे आगे से पैसे नहीं देगा और अक्षत उसे एक अच्छा अमाउंट देता था, जिस वजह से अमायरा तो यह बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपने पापा से सॉरी बोल देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और वह झूठ बोलती है कि मैं 2 दिन के ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर गई हुई थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और वहाँ से जब मैं आई तो मुझे घर पे कोई मिला भी नहीं, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चल सका और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में चली आई। हाँ, मेरे दोस्त का बर्थडे था, इस वजह से मैं घर नहीं जा पाई थी। वहीं उसके पापा उसकी सारी चालाकी को समझ रहे थे, क्योंकि अमायरा की यह हमेशा की हरकत थी कि वह झूठ बोल देती थी, और जब कि उसके पापा ने उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसके पीछे गार्ड लगा रखा था, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि वह लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उनके हजारों दुश्मन थे। वह अमायरा को डांटते हुए कहते हैं कि हम इंडिया से बाहर थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता होता है। तुम बेवकूफ़ किसे बना रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो अच्छे से तुम ध्यान रखो, आइंदा से मुझसे इस तरह की झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इतना कहकर वह फ़ोन काट देते हैं। इस समय उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं वह सोचने लगते हैं कि एक उनकी बेटी है जिसकी इतनी घटिया हरकतें हैं, और एक वह लड़की जो कि अनाथों की ज़िंदगी आज तक जीती आई है, जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी हुई है। वह लोगों के साथ कितना रिस्पेक्ट से बिहेव करती है और हर दिन उसकी एक नई आइडेंटिटी सामने आती है। वह एक खजाना है, एक हीरा है भैया भाभी के लिए। काश उनकी बेटी भी उसके नक्शे कदम पर चली होती, काश थोड़ा सा भी उसका गुण इसके अंदर आया होता, तो वह लोग इतने में ही धन्य हो जाते। वह किया को सोचकर इस समय बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। उन्हें किया और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं था। वह किया को भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे, और वह माने भी क्यों न, जिसके अंदर इतनी खूबियाँ भरी हो वह भला उसे अपनी बेटी क्यों नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमायरा अपने फ़ोन को घूर रही थी। उसे इस समय इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह गुस्से में अपना फ़ोन ही पटक देती है और कहती है कि आखिर में पापा को हो क्या गया है, वह इस तरह मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो पहले ऐसे कभी नहीं गुस्सा किया, और आखिर में भाई का एक्सीडेंट हो गया है तो इसमें मैं क्या करूं, काहे ऐसे गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। अब हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ही, वरना पैसे कहाँ से मिलेंगे। यही सब सोचकर अमायरा वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी में तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमायरा हॉस्पिटल जाएगी अपने भाई को देखने, और जब वह हॉस्पिटल जाएगी तो विवान और अमन का क्या रिएक्शन होगा उसे देखकर, वह लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अमायरा इस समय क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या किया और रेहान
उस मीटिंग में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे या फिर वह दोनों अनजान शख्स की तरह बिना एक दूसरे से मिले ही अपना अपना काम कर कर निकल जाएंगे। और क्या होगा उस मीटिंग का? क्या उस मीटिंग में यह लोग सक्सेसफुली अंदर जा सकते हैं? क्या उस मीटिंग में पहुंचने के बाद कोई उन्हें पहचान लेगा जिससे उनकी जान पर बन आएगी? यह सब जानने के लिए अब आगे का एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एपिसोड 257, एपिसोड 258, एपिसोड 259, एपिसोड 260, एपिसोड 261। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से मयंक